हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के क्वेश्चन आंसर पर। और ये वो क्वेश्चन आंसर होंगे जो कि गवर्नमेंट के जो नंबर ऑफ एग्जामिनेशन होते हैं उसमें ये सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग जो सब्जेक्ट है उसमें सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाले क्वेश्चन आंसर्स को आज से हम डील करेंगे। ये कौन से क्वेश्चन आंसर हैं? ये वो क्वेश्चन आंसर हैं जो कि CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, स्टाफ नर्स, नर्सिंग हेल्थ ऑफिसर्स या RBI, ये जितने भी नर्सिंग जॉब निकलती हैं उसमें सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले रिपीटेड क्वेश्चन आंसर होंगे ये। ठीक है, तो हम उन्हीं पर जो है पूरी सीरीज़ एक बनाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं लूँगी और कोशिश करूँगी कि जो क्वेश्चन आंसर आज मैं लूँ उसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन भी देती चलूँ, मतलब एक्सप्लेन भी करती चलूँ। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस। मतलब हम जो प्राइमरी गोल हमारा नर्सिंग प्रैक्टिस का है वो क्या है? तो ऑप्शन इज ए, टू असिस्ट द फिजिशियन इन अ मेडिकल ट्रीटमेंट, टू प्रमोट एंड रीस्टोर हेल्थ थ्रू द डायग्नोसिस ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन रिस्पॉन्सेस, C, to manage hospital administration infinitely, D, to conduct research on a disease pattern. So the right answer is to promote and restore health through the diagnosis and treatment of the human resources. So basically हमारा मेन एम क्या होता है? कम्युनिटी के लोगों का प्रॉपरली ख्याल रखना, क्योंकि अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन के अकॉर्डिंग जो लोग हैं, पीपल है, उनका बेसिकली उन्होंने कहा है कि हमें उनकी हेल्थ को प्रमोट करना है, क्या नाम है, उनकी डिजीज़ को प्रिवेंट करना है, डिसेबिलिटीज़ हटानी है, प्रिवेंशन ऑफ इलनेस करना है। इसलिए हमारा सही ऑप्शन क्या हो गया? टू प्रमोट एंड रीस्टोर हेल्थ थ्रू द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन रिस्पॉन्स। ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which nursing theorist developed the theory of self care deficit. ठीक है, सो द सॉरी इसमें क्वेश्चन थोड़ा रिपीट हो गया है। सो द नेक्स्ट इसमें ऑप्शन है डोरोथी ओरिम या वर्जीनिया हेंडरसन या फ्लोरेंस नाइटिंगेल या नेक्स्ट है आपका जीन वेटसन। ठीक है, so the right answer is डोराथियम ओरम। Why? क्योंकि डोराथियम ओरम्स जो है वो सेल्फ केयर डिफिसिट थ्योरी है, इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड इन नर्सिंग थ्योरी। नर्सिंग थ्योरी में हम इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और इसमें हमारा मेन फोकस होता है इंडिविजुअल व्यक्ति की केयर करना, यानी कि इंडिविजुअल व्यक्ति का परफॉर्मेंस सेल्फ केयर के साथ उनकी केयर को करना। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the nursing process consists of how many sequential steps? A, 3 step, B, 4 step, C, 5 step, D, 6 step. So the right answer is 5 step. 5 step why? There is a 5 step of कौन से 5 steps होते हैं? नंबर 1 assessment, नंबर 2 diagnosis, नंबर 3 planning, देन इम्प्लीमेंटेशन, देन इवेल्युएशन। तो ये 5 स्टेप्स हम फॉलो करते हैं नर्सिंग प्रोसेस को करने के दौरान। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन मेजरिंग अ पेशेंट्स ओरल टेम्परेचर हाउ लॉन्ग शुड द थर्मामीटर रिमेन्स इन प्लेस। मतलब जब हम पेशेंट का टेम्परेचर चेक कर रहे हैं उस समय थर्मामीटर को पेशेंट के बॉडी में कितनी देर तक होल्ड करना है। ऑप्शन नंबर ए 1 to 2 मिनट, ऑप्शन नंबर B 2 to 3 मिनट, ऑप्शन नंबर C 3 to 5 मिनट, ऑप्शन नंबर D 5 to 7 मिनट। सो द राइट आंसर इज 2 to 3 मिनट। 2 to 3 मिनट हम क्यों लेते हैं? फॉर द एक्यूरेट ओरल टेम्परेचर मेजरिंग यूजिंग अ ग्लास thermometer, the thermometer should remain in place for 2 to 3 minutes. The digital thermometer typically required less than often 30 seconds to 1 minute and provide faster reading. It is the essential to ensure
द पेशेंट हैज़ नॉट कंज्यूम्ड हॉट और कोल्ड बेवरेज विद इन 15 to 30 मिनट बिफोर द मेजरिंग, यानी कि जिस समय आप पेशेंट का टेम्परेचर लेने जा रहे हो उसके 15 मिनट पहले जो है पेशेंट ने 15 मिनट से पहले से लेकर आधा घंटा तक के टाइम पे कोई भी ठंडी या गर्म चीज़ का सेवन ना किया हो। ठीक है, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following vital sign indicates the presence of fever, means pyrexia, oral temperature above 37.5 degree Celsius या 99.5 degree Fahrenheit, ऑप्शन नंबर बी oral temperature above 38.8 degree Celsius या 100.4 degree Fahrenheit, सी oral temperature above 38.5 degree Celsius या 101.3 degree Fahrenheit, नंबर डी oral temperature above 39 degree Celsius या 102.2 degree Fahrenheit. So the right answer is oral temperature above 38 degree Celsius. और अगर इसको फ़ारेनहाइट में काउंट करेंगे तो 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट के अंतर्गत आएगा। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट हेल्दी एडल्ट एज अ रेस्ट इज। तो एक नॉर्मल व्यक्ति का जो हेल्दी रेस्पिरेटरी रेट होता है वो कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 8 to 12 ब्रीथ पर मिनट, ऑप्शन नंबर बी 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट, ऑप्शन नंबर सी 20 to 30 ब्रीथ पर मिनट, ऑप्शन नंबर डी 30 to 40 ब्रीथ पर मिनट। सो द राइट आंसर इज 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट। ठीक है, अब इसके अंतर्गत क्या है, इसमें क्या है कि अगर इसमें हम ये चेक करते हैं कि उसका रेट कितना है, रिदम कितनी है, कितनी डेप्थ है, ये सब कुछ के साथ ही हम इसको क्लियरफाई करते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, सो द राइट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नॉर्मल रेंज ऑफ एडल्ट ब्लड प्रेशर। सो एडल्ट ब्लड प्रेशर कितना है? सिस्टोलिक 90 to 120 mm of Hg एंड डायस्टोलिक 60 to 80 mm of Hg, ऑप्शन नंबर बी सिस्टोलिक 100 to 140 mm of Hg एंड डायस्टोलिक 70 to 90 mm of Hg, ऑप्शन नंबर डी सिस्टोलिक 110 to 140 mm of Hg एंड डायस्टोलिक 70 to 100 mm of Hg, डी सिस्टोलिक 120 to 140 mm of Hg and diastolic 80 to 90 mm of Hg. So the right answer is systolic 90 to 120 mm of Hg and diastolic 60 to 80 mm of Hg. बेसिकली एक अडल्ट का जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो 120 to 80 डिग्री 120 to 80 mm of Hg हम काउंट करते हैं। ठीक है, so the next question is which type of isolation precaution is used for the patient with disease transmitted by the large droplets. So the option is A airborne precaution, B droplet precaution, C contact precaution and D protective isolation. So the answer is droplet precaution. स्टूडेंट्स याद रखिएगा कई बार क्या होता है कि हमारे क्वेश्चन में ही हमारा आंसर छुपा होता है। जैसे कि इसमें देखिए साफ साफ पूछा गया है विच टाइप ऑफ आइसोलेशन प्रिकॉशन इज यूज्ड फॉर द पेशेंट विथ डिजीज ट्रांसमिटेड बाय द ड्रॉपलेट, लार्ज ड्रॉपलेट। तो ड्रॉपलेट से इन्फेक्शन जो फैलता है उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे? तो ड्रॉपलेट प्रिकॉशन लेंगे, सीधा आंसर क्या है? ड्रॉपलेट प्रिकॉशन। ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चेन ऑफ इन्फेक्शन कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी लिंक्स? ऑप्शन नंबर ए 4 लिंक्स, ऑप्शन नंबर बी 5 लिंक्स, ऑप्शन नंबर सी 6 लिंक्स, ऑप्शन नंबर डी 7 लिंक्स। तो द राइट आंसर इज 6 लिंक्स। ठीक है, सो 6 लिंक्स है। अब इसमें 6 लिंक्स में क्या आता है? द चेन ऑफ इन्फेक्शियस कंसिस्ट ऑफ 6 लिंक्स दैट मस्ट ऑल बी प्रेजेंट फॉर एन इन्फेक्शियस टू अकर्स: इन्फेक्शियस एजेंट, रिजर्वायर, पोर्टल ऑफ एग्जिट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, portal of entry and susceptible host. ठीक है, then to prevent infection healthcare work must break at least one link in this chain. ठीक है,
दिस इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड बिहाइंड ऑल द इन्फेक्शियस कंट्रोल प्रैक्टिस. ठीक. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज when performing hand hygiene with alcohol based hand rub, the minimum duration required for the effective disinfection is 10 to option number A 10 second, option number B 15 to 20 second, option number C 30 second, option number D 1 second. So the right answer is 15 to 20 second. Next question. The next question is, which of the following is the characteristics of clean technique that was a medical asepsis? So option number A, eliminate all microorganism, reduce the number of microorganism. Now option number C, used for surgical procedure. Option number D, required the sterile gloves only. So the right option is reduce the number of microorganism. The next question is, according to the burden scale, ठीक है, according to the burden scale, which factor has the height weight in predicting pressure ulcer development? A, moisture, B, activity, C, sensory perception, D, nutrition. So the right answer is sensory perception. The next question is, the recommendation interval for representing immobile presence patients to prevent pressure ulcer is A, every 1 hour, every 2 hour, every 3 hour or every 4 hour. So the right answer is every 2 hour. Okay, so the right answer is every 2 hour. क्यों? Because responding the immobile patient at least every 2 hours is a standard practice to prevent pressure ulcer. यानी कि कोई भी पर्टिकुलर व्यक्ति जो बहुत दिनों से बेड रिडन है तो उसको हम 2-2 घंटे में करवट दिलाएंगे ताकि जो प्रेशर है वो रिलीज होता रहे और अल्सर प्रोड्यूस ना हो. ठीक है. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which position is most appropriate for a patient experiencing dyspnea and orthopnea? Option number A, supine position. Option number B, prone position. Option number C, phallus position यानी कि semi sitting. And option number D, tender bird position. So the right answer is phallus position. Then आता है next number for question number 15. Next question is, the rule of 9 is used to estimate blood pressure, body surface area burn, drug doses, fluid requirement. So the right answer is body surface area burn. यानी कि जो पेशेंट जल जाते हैं, जले हुए जो पेशेंट होते हैं जिनको हम बर्न पेशेंट बोलते हैं, तो बर्न पेशेंट का हम बर्न पेशेंट का परसेंटेज कैसे निकालते हैं कि वो कितना % जल गया है? रूल ऑफ 9 का इस्तेमाल करके, रूल ऑफ 9 का यूज़ करके हम ये पता लगाते हैं कि पेशेंट कितना % बर्न हो गया है. ठीक है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच न्यूट्रिशन प्रोवाइड द मोस्ट कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी? ठीक है. कौन सा ऐसा है जो सबसे ज़्यादा, कौन सा ऐसा सोर्स है जो कि सबसे ज़्यादा हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है? ए, कार्बोहाइड्रेट, बी, प्रोटीन, सी, फैट, डी, विटामिन. तो सबसे ज़्यादा क्या प्रोवाइड करता है? फैट सबसे ज़्यादा हमको जो है एनर्जी प्रोवाइड करता है. ठीक है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ पेशेंट विथ डिस्फेजिया यानी कि डिफिकल्टी इज स्वॉलोइंग शुड बी पोजिशन हाउ ड्यूरिंग मील? तो A, supine, B, lateral position, C, upright sitting position, D, tender bunk position. So the right answer is upright sitting position. ठीक है. The next question is, the normal frequency of bowel movement varies widely but constipation is generally defined as. याद रखिएगा ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है. ठीक है. So the option is no bowel movement for 24 hours, no bowel movement for the 48 hours, hard dry. Option number C, hard dry stool with the difficult passage. Option number D, 3 or
3 or fewer bowel movement peak movement per week. So the right answer is 3 or fewer bowel movement per week. So basically इसके अंदर होता क्या है कि according to the removal IV catheterization, functional constipation is catheterized by 2 or more of following staining during more than 25% of the defecation, lumpy or hard stool, sensation of incomplete evacuation माफ़ कीजिएगा evacuation and sensation of the anorectal obstruction. So we are using 3 or fewer bowel movement per week. Okay, the next question is the 6th right of medicine administration including all of the following except. ध्यान रखिएगा, हम जल्दी कभी कभी क्या होता है कई बार क्वेश्चन में कि हमें सारे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन होता है, उस क्वेश्चन का आंसर हमें बहुत अच्छे से आ रहा होता है, लेकिन हम एक शब्द का पर ध्यान देना बिल्कुल भूल जाते हैं। वो लिखा होता है एक्सेप्ट, यानी कि इसको छोड़कर। तो क्या है उस 6 मतलब इन्होंने क्या पूछा है अभी, द 6 राइट ऑफ द मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। तब मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन करने होते हैं तो 6 राइट में इनमें से कौन सा ऐसा है जो उस 6 राइट में नहीं आता है? राइट पेशेंट, राइट ड्रग, राइट डॉक्यूमेंटेशन, राइट डायग्नोसिस। तो क्या नहीं आता है? राइट डायग्नोसिस। ठीक है, राइट डायग्नोसिस। इस क्वेश्चन के अनुसार राइट डायग्नोसिस ऐसा है जिसको हम 6 राइट मेडिकेशन के एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत नहीं लेते हैं। ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन एडमिनिस्ट्रिंग इंसुलिन विच साइट प्रोवाइड द मोस्ट रैपिड एब्जॉर्प्शन। जब हम इंसुलिन देते हैं तो कौन सी साइट ऐसी है जो सबसे जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है? ए एब्डोमेन, बी अपर आर्म, सी थाई, डी बटक्स। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कर लेता है? आंसर नंबर ए एब्डोमेन। एब्डोमेन एक ऐसी जगह है जिसमें हम इंसुलिन सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से इंसुलिन सबसे तेज़ी से ऑब्जर्व होता है। ठीक है, ऑब्जॉर्ब होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द जेड ट्रैक मेथड ऑफ इंजेक्शन इज यूज्ड प्राइमरली फॉर। सो द ऑप्शन इज ए इंट्राडर्मल इंजेक्शन, ऑप्शन नंबर बी सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, ऑप्शन नंबर सी इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन ऑफ इरिटेटिंग मेडिकेशन, ऑप्शन नंबर डी इंट्रावीनस इंजेक्शन। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन ऑफ इरिटेटिंग द मेडिकेशन। बेसिकली हम जेड ट्रैक इसलिए करते हैं क्योंकि जब हम किसी पेशेंट को ओटी के लिए लेके जाते हैं तो हम ये चेक करते हैं कि कोई पर्टिकुलर मेडिसिन उसको उसका रिएक्शन तो नहीं कर रही है उसकी बॉडी में। तो हमेशा जेड ट्रैक के माध्यम से हम इस टेस्ट को चेक करते हैं, इस चेक को टेस्ट करते हैं। The next question is which of the following is an example of an advance D directive? So the option is A, do not resuscitate order, B, living will, C, power of attorney, D, all of above. इसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वैसे तो इसका जो आंसर है वो ऑल ऑफ अबव है, ऑप्शन नंबर डी है, बट नो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप जब भी ऑल ऑफ अबव का ऑप्शन आए तो प्लीज़ बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। कई बार क्या होता है कि आंसर ऑल ऑफ अबव ना होकर कुछ और भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे ही हमने देखा कि ऑल ऑफ अबव का ऑप्शन दिया हुआ है तुरंत बस हमने ऑल ऑफ अबव में टिक कर दिया। तो ऐसा नहीं करना है, प्रॉपर क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, फिर आपको आंसर देना है। अगर उसका ऑल ऑफ अबव है तब तो आप ऑल ऑफ अबव कीजिए, वरना हो सकता है उसका आंसर कुछ और ऑप्शन भी हो। ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रिंसिपल ऑफ ऑटोनॉमी इन नर्सिंग एथिक्स रेफर्स टू ए nurse's duty to do good for the patient, B, the patient's right to make their own decisions, C, the obligation to avoid the causing harm, D, the fairness is distribution of resources. So the right answer is the patient right to make their own decisions. The patient right to make देयर ओन डिसीजन, मतलब पेशेंट को भाई अपना खुद का इस चीज़ का अधिकार है, डिसीजन ले सकता है वो कि वो पर्टिकुलर मेडिसिन या पर्टिकुलर ऑपरेशन करवाएगा या नहीं।
The next question is in the context of patient confidentiality, the HIPAA rule was established to क्यों किया गया था? वैसे ये ऐसा ये वाला जो रूल एस्टैब्लिश्ड क्यों किया गया है? तो इसके नंबर ऑफ ऑप्शन हैं। A. Regulate nursing education standard. B. Protect patient health information privacy. C. Standardized medical coding. D. Control healthcare codes. So the right answer is protect patient health information privacy. So HIPAA का फुल फॉर्म है हेल्थ इंश्योरेंस प्रोबेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट। इसके अंतर्गत क्या होता है, 1996 के टाइम पे क्या हुआ था कि द प्रोटेक्टिंग ऑफ इंडिविजुअल आइडेंटिफाइबल हेल्थ इंफॉर्मेशन को हम हमेशा प्राइवेसी मेंटेन करके रखते हैं ताकि इसका कोई मतलब इसका अनऑथराइज्ड इसका कोई यूज़ ना कर सके। तो इसको हम हेल्थ केयर प्रोवाइडर, हेल्थ प्लान, हेल्थ केयर क्लियरिंग हाउसेस इस सब के अंतर्गत रखते हैं। ऑथराइजेशन इसका पूरा ऑथराइजेशन है, ठीक है, प्रोटेक्ट पेशेंट हेल्थ इंफॉर्मेशन प्राइवेसी का। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डॉक्यूमेंटेशन मेथड यूज अ चार्ट विथ कॉलम्स टू रिकॉर्ड routine repetitive data such as vital sign and intake output. So the option is narrative documentation, B. problems oriented medical record, C. source oriented record, D. charting by exceptions. So the answer is charting by exceptions, ठीक है, charting by exceptions। अब इसके अंतर्गत क्या है, चार्टिंग बाय एक्सेप्शंस के अंदर इसमें क्या है कि बेसिकली क्या होता है कि जो चार्टिंग है बाय द एक्सेप्शंस का मतलब क्या है, डॉक्यूमेंटेशन मेथड दैट फोकस ऑन रिकॉर्डिंग abdominal or a significant finding rather than a normal data. So it is a typically used follow sheets with the columns or for the routine data like vital sign, like intake or output, like daily weights. So this is a very useful and very important changes are clearly to highlight. Okay, so thank you so much। और अभी होली आने वाली है, सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी होली बहुत अच्छे से मनाएं। हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की एक और नई सीरीज़ लेकर आएंगे, उन्हीं सभी क्वेश्चंस के बारे में लेकर आएंगे जो कई बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है, यानी कि हम रिपीटेड क्वेश्चंस लेकर आएंगे क्योंकि जो गवर्नमेंट के क्वेश्चन आंसर्स होते हैं वो ज़्यादातर रिपीट होते हैं, ठीक है, कुछ नए भी होंगे उसमें लेकिन रिपीटेड क्वेश्चन आंसर भी होंगे। एंड थैंक यू सो मच। आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथ वालों को शेयर कीजिए। अगर कोई सजेशन या कोई रिक्वायरमेंट है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू।